Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, dear students, now this is a functional English class. सबसे पहले तो ये आप डिटरमिन कर लें कि सिमिलीज आपने जो नेक्स्ट में 16 वो मेमोराइज करनी है, जिस तरह वो पहले भी आप करते आ रहे हैं। ये सिमिलीज खत्म होगी, फिर आगे हमने और कोई इडियम्स वगैरह इसके साथ स्टार्ट करनी है। कुछ वोकैबुलरी है आई कैप की, वो आपको देंगे। तो ये आप बहरहाल 16 नेक्स्ट सिमिलीज याद कर लें। ओके, कल हमने जो चीज़ें देखी थी उसको अब रिमूव कर दे ऊपर से। यस, ओके, यस प्लीज, you tell what's meant by a multiple sentence. Multiple sentence क्या होता है? Who'll tell? I'm happy that Arslan is always ready. Yes, Arslan. सर मल्टीपल सेंटेंस में सर एक क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है सर। इसमें सर मतलब कॉम्बिनेशन होता है सर। इसमें सर सिंपल सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सर कॉम्बिनेशन हो सकता है सर मल्टीपल सेंटेंस में। वो सिंपल सी करके एक दफा रिपीट कर दें। सर सिंपल सी करके फिर ऐसे ही है। मल्टीपल sentences is a combination of all types of sentences or some of which sentences sir. Okay, Javeria. Yes, Javeria, speak please. What is a multiple sentence? Multiple sentences वो sentence होता है जो एक से ज़्यादा that contains one more than one clause, और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है। अब जरा ये इजी हो गया। असलान आप भी सुन लो बेटा कि मल्टीपल सेंटेंस वो है जिसमें मोर देन वन क्लोज यूज करेंगे हम। वो मे बी कंपाउंड सेंटेंस हो और मे बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मे बी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जब भी हम दो या दो से ज्यादा क्लोजेस यूज करेंगे तो वो मल्टीपल सेंटेंस बन जाएगा। ओके, इज एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज अ डबल सेंटेंस? डबल सेंटेंस किसको कहते हैं? यस, तनवीर शरीफ। यस तनवीर। जी सर। डबल सेंटेंस किसको कहते हैं? डबल सेंटेंस सर जी हम कंपाउंड सेंटेंस को भी कह सकते हैं सर। ओके, जैसे इसे मल्टी भी कह सकते हैं सर। ओके, क्योंकि एक से ज्यादा हो जाते हैं सेंटेंस। सेंटेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्लोजेस ज्यादा हो जाती हैं? सर इसका नहीं सर। ओके, हु एल्स विल ट्राई? कौन बताएगा? डबल तो आप जानते हैं कि दो ही क्लोजेस हों तो उसको डबल हम कह देते हैं। वो मल्टीपल भी होता है। मल्टीपल में तो 3 क्लोजेस भी हो सकती हैं, लेकिन डबल में सिर्फ 2 ही होंगी। और ये मोस्टली टर्म यूज की जाती है कंपाउंड सेंटेंस में, जहां 2 क्लोजेस फैन बॉयज वाली हम यूज करते हैं। फैन बॉयज के साथ जिनको ज्वाइन करते हैं उन्हें कह देते हैं डबल सेंटेंस। एनीवे, व्हाट इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? विल टेल? यस, अरसलान। What is a compound complex sentence? Yes. सर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट सर क्लास होती हैं और इसमें सर 1 और मोर सर डिपेंडेंट क्लास होती हैं सर। वेरी गुड। यानी पहले इस होगा, फिर उसके साथ कोई डिपेंडेंट क्लोज, वो एक हो या 2 हो, तो पहले कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, उसके साथ हम ये ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा
कॉम्प्लेक्स जी सेंटेंस। सर। सर आपके लेक्चर के बाद सर मैंने वैसे इसकी ये खुद एक एग्जांपल बनाई है, पता नहीं सही है कि गलत है आज शेयर करें सर। जी जी। Usually I go for running every day हम्म while the sun rises, हम्म but it was raining today. सर ये जो while the sun rises है यहाँ पे सर ये हो जाएगी सर सब और जी जी। जी सर। लेकिन ना वो कोई लॉजिक इसकी है ना, वो सेंस क्लियर नहीं है इस सेंटेंस की। सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज भी साउंड होना चाहिए। वैसे ठीक है कि सर आपने दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस यूज की हैं, एक डिपेंडेंट यूज की, स्ट्रक्चर वाइज इस तरह ठीक है, लेकिन मीनिंग जो है ना वो इतना इसका ना क्लियर नहीं है। सर एनीवे मीनिंग भी तो क्लियर ही है। नहीं, मीनिंग जो है ना वो आप जब आपने डिपेंडेंट के बाद जाके जो इंडिपेंडेंट लगाई है ना, वो साथ सही जो है जी ना वो सर। साथ अटैच नहीं हो सकती। वैसे आपका तो स्ट्रक्चर सर जो है ये वो ठीक बताया, है। सर ये बताया तो है सर कि मैं मतलब रनिंग के लिए हर रोज जाता हूँ जब सूरज मतलब निकलता है। अगर सर इसे द सनराइजेस को सर अगर अकेला देखा जाए तो सर ये डिपेंडेंट क्लास बनती है सर, फर्स्ट सर मेन क्लास है, नहीं, द मेन क्लास की। सनराइजेस जब आप कहते हैं द सनराइजेस, ये तो इंडिपेंडेंट रहनी, इसके साथ आपको वाइल या कोई जो वर्ड आप यूज करेंगे ना उसने इसको सबऑर्डिनेट बनाना है। तो सर वाइल सर यूज किया तो है हाँ इसमें। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं द सनराइजेस, अब आपने ये कह दिया ना द सनराइजेस वाली, वो वाइल जी वाली सर। क्लोज है, इसमें वाइल द सनराइजेस, वाइल उसके साथ ही रखना है, उसको अलग नहीं करना। जी सर। ओके, यस डिवेरिया। यस स्पीक प्लीज। सर मैं अगर इसकी एक एग्जांपल दूं, आप मुझे बता दीजिएगा वो ठीक है या नहीं। जी जी। सर नाइट केम ऑन, रेन फेल हेवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। नहीं तो इसमें आपकी डिपेंडेंट क्लोज कौन सी है? वी ऑल गॉट वेरी वेट। वी नाइट नाइट केम ऑन, रेन फेल हेवीली, वी ऑल गॉट वेरी वेट। तो इसमें वी ऑल गॉट वेरी वेट डिपेंडेंट होगी। नहीं, डिपेंडेंट क्लोज तो बननी है जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप स्टार्ट में यूज करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो ये डिपेंडेंट क्लोज भी नहीं बनेगी। डिपेंडेंट क्लोज के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूरी है, जिसका ये बिकॉज, दो, ऑल्दो, इफ, इस तरह का कोई वर्ड यूज करेंगे तो फिर बननी है। ओके सर। ओके, थैंक यू। ये असलान को उसी वक्त का हैंड रेज किया हुआ है। ओके, लीव इट देन। यस, लेट्स हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। दिस रोल ऑफ सिंटैक्स in making meanings और moods। ये बात हमने स्टार्ट में की थी कि सेंटेंसेस की टाइप्स दो तरह से हम देखते हैं, एक मीनिंग बेस्ड, उनको मीनिंग बेस्ड भी कहते हैं, फंक्शन बेस्ड भी कहते हैं। दूसरी है स्ट्रक्चर बेस्ड, उन्हें स्ट्रक्चर बेस्ड भी कहते हैं और फॉर्म बेस्ड भी कहते हैं। फॉर्म या स्ट्रक्चर एक ही बात है, मीनिंग और फंक्शन एक ही बात है। मीनिंग और फंक्शन की जब बात होती है तो इसे हम मूड्स भी कहते हैं कि ये सेंटेंसेस के मूड्स हैं। अब इसमें सिंटैक्स, ये बात हुई थी कि किसी भी लैंग्वेज में तीन चीजें मेन होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? कि फर्स्ट हम उसमें कहते हैं मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या है? कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। फिर है सिंटैक्स, उन वर्ड्स को किस ऑर्डर में रखा जाता है जिससे फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस बनते हैं। फिर है फोनोलॉजी, कि उनको प्रोनाउंस कैसे करना है। अब सिंटैक्स है इसमें रोल ऑफ सिंटैक्स इन मेकिंग मीनिंग्स और मूड्स, यानी वर्ड्स की अरेंजमेंट का इसमें क्या रोल है कि हम मूड्स उनके साथ बना लेते हैं। दिस सेक्शन विल यूज सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस as a foundation for the explanation of further terms and the role of word order। यहां हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करके कि बेसिक जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट हम बनाते हैं। अब उसकी बेस पे आगे सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। लेट्स सी, ये देखिए कि अली इज बिजी। इसमें अली हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है, जिसे हमने कहा था कि डूअर या बियर, उसको हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट होता है।
यानी जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे। और इंफॉर्मेशन क्या है, वो दो तरह के मेन वर्ब्स हैं, डूइंग या बीइंग। यहाँ हम बीइंग की बात कर रहे हैं और उस बीइंग का बीयर कौन है, वो अली है। अली इज बिजी। ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश का, इसको कहा जाता है SVO। ओ जो होता है ये हर सेंटेंस में पाया नहीं जाता, जैसे इसमें भी नहीं है। क्यों कि इसमें एक्चुअली हमने एक कॉम्प्लीमेंट यूज किया हुआ है। लेकिन इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर वो ऐसे बनता है कि SV तक होगा, या आगे प्रोलॉन्ग करें तो वो आगे, जैसे हमने पार्ट्स की बात की थी कि आगे कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे हम सिर्फ ये कह देते हैं कि अली क्राइड, अली शाउटेड, ये ऐसे सेंटेंस भी बन जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमने एक सिंपल सेंटेंस लेके, ये याद रखें कि बिजी जो है, बिजी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं समझना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। एनीवे यहाँ पे बात इतनी सी है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये जरूर है, अली इज बिजी, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसी में से उसने कहा कि हम मूड्स चेंज कर लेते हैं। अब ये तो हो गया डिक्लेरेटिव मूड, डिक्लेरेटिव। अब अगला मूड हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव। अब इसी को कहते हैं, हम सिर्फ सिंटेक्स में वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दें, उससे क्या होगा कि मूड चेंज हो जाएगा। हमने इज को स्टार्ट में लगा दिया, इज अली बिजी। ये वो कॉन्सेप्ट है जो यहां पे बताना चाह रहा आपको कि आपके मूड्स वर्ड ऑर्डर के साथ भी चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस से, डिक्लेरेटिव मूड से हम इंट्रोगेटिव मूड में कैसे गए, वर्ड ऑर्डर को चेंज करके। अली इज बिजी की बजाय इज स्टार्ट में, इसको इन्वर्शन कहा जाता है। इन्वर्शन, इन्वर्शन क्या है कि कुछ चीजें जो आगे आनी थी हमने स्टार्ट में यूज कर ली। इस इन्वर्शन उलट करने से, इधर लाने से वो मूड चेंज हो गया। अब इसके साथ इन्वर्शन थोड़ी सी और भी बता दूं, ये तो इन्वर्शन होगी मूड्स बनाने के लिए। एक इन्वर्शन इस तरह से भी है, मैं इन्वर्शन लिख भी देता हूँ, इसको सही प्रोनाउंस करना, इन्वर्शन। तो अपनी मर्जी से आप इन्वर्जन, कन्वर्जन, ये वर्ड्स जो आप यूज करते हैं वो नहीं है, ये इन्वर्शन है। इन्वर्शन देखिए, आप कहते हैं कि लकी इज द बॉय, who passes the exam. Lucky is the boy who passes the exam. यहां पे एक चीज ये देखें सबसे पहले कि उर्दू में सेंटेंस दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि मेरा दोस्त इम्तिहान में पास हो गया। अब ट्रांसलेशन हो रही होती है कि माय फ्रेंड पास्ड इन द एग्जाम। पास या फेल के साथ इन नहीं है। रीजन क्या है कि ये पास और फेल ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांसिटिव वर्ब वो है जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिमांड करते हैं, प्रेपोजिशन डिमांड नहीं करते। प्रेपोजिशन हम लगाते हैं इन ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद। पास और फेल ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। लकी इज द बॉय हु पासेस द एग्जाम। अच्छा, अब दूसरी बात कि एक्चुअली तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अ बॉय हु पासेस द एग्जाम इज लकी, लेकिन हमने सारा उसका वर्ड ऑर्डर चेंज किया हुआ है। अब इससे हमने क्या किया, लकी एडजेक्टिव से स्टार्ट करके यहां इस इन्वर्शन के साथ हम दो काम करते हैं। या तो किसी फैक्ट को हम स्ट्रेस करना चाह रहे होते हैं, उसकी लक जो है यहाँ पे हम स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि बहुत लकी है, लकी इज द बॉय हु पासेस द एग्जाम। और दूसरा है कभी कभी हम इसको रिटोरिकली भी यूज करते हैं अटेंशन कैच करने के लिए। ये चीजें स्पीचेस में, डिबेट्स में यूज की जाती हैं ताकि आप अटेंशन कैच कर सकें। एनीवे ये एक इन्वर्शन है कि जिसमें हम वर्ड्स को स्टार्ट में यूज कर लेते हैं। आप कहते हैं कि लकीली आई रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब लकीली तो नहीं, एक्चुअली तो आपने सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना था। आई रीच्ड होम लकी, ये होना चाहिए था, लेकिन ये भी एक इन्वर्शन है जिसमें हम वर्ड्स को पहले यूज कर जाते हैं। और एक इन्वर्शन और भी याद रखें, अगर किसी नेगेटिव वर्ड से आपने सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, उस सूरत में सब्जेक्ट से पहले आपको कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई लिंकिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा।
फिर वो सेंटेंस ठीक हो, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, पहले मैं प्लेन सेंटेंस लिखता हूं, फिर इन्वर्शन के साथ लिखता हूं। I had hardly sat in my room before the phone rang. I had hardly sat in my room before the phone rang. अब ये तो है हमने प्लेन जो लिख दिया। अब इन्वर्शन इसकी देखें, अगर आप हार्डली से स्टार्ट कर देते हैं, हार्डली को हम कहते हैं ये नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड से आप स्टार्ट करेंगे तो अब वर्ड ऑर्डर इसके साथ और भी चेंज होगा। वो क्या है, हार्डली को आपने स्टार्ट में लिखा, अब सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हार्डली हैड आई, आगे वही है जो सेंटेंस होगा पूरा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आई डू नॉट प्ले लूडो, और इसी के साथ एक सेंटेंस आप लिखते हैं कि ना तो मैं लूडो खेलता हूं ना ही शतरंज खेलता हूं। नो आई प्ले चेस। अब ये देखें कि नोर एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए था कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई लिंकिंग वर्ब। उस वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कि आपने यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद था, उसी को हमने स्टार्ट में लिख दिया कि हार्डली के बाद आई से पहले हार्डली हैड आई। यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसको हम खुद देखेंगे कि आई प्ले चेस, इसका नेगेटिव अगर बनाया जाए या इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम बनाएंगे, वो डू है जो आई के साथ यूज होना था, वो यहाँ पे वो डू यूज होगा तो फिर ये सेंटेंस ठीक होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये देखिए, नो डू आई प्ले चेस। नो द सेंटेंस इज करेक्ट। क्यों? एक है कि सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, एक है सेंटेंस तो नहीं है लेकिन क्लोज नेगेटिव से स्टार्ट हो जाए, वहां पूरी क्लोज है। आई प्ले चेस, सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, इसके साथ आपने नोट लगा दिया। नोट चूंकि नेगेटिव वर्ड है, अब आपको सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। एक मैंने अभी बात की थी कि एक हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है? जब सब्जेक्ट के साथ हम बीइंग वर्ब्स यूज कर रहे होते हैं वो सब लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, वो फिर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, तो वो मेन वर्ब्स होते हैं। ये किस तरह से है? आप कहते हैं कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, नो एम आई एन engineer। ये वाला जो वर्ब आपने यूज किया, नो एम आई, ये एम, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये किसी और वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा बल्कि खुद ये मेन वर्ब के तौर पर मीनिंग दे रहा है, जो बीइंग बता रहा है आई की। आई एम नॉट अ डॉक्टर, नो एम आई एन इंजीनियर। इस तरह से हम नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाली क्लोजेस या सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे नो डू आई प्ले, हार्डली हैड आई, या फिर लिंकिंग वर्ब, नो एम आई एन इंजीनियर। इस तरह से ये इन्वर्शन अगर नेगेटिव वर्ड से आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उस सूरत में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब
सब्जेक्ट्स पहले यूज करना पड़ेगा। अब देखें इसमें कि बेसिकली डिक्लेरेटिव मूड से हमने वर्ड ऑर्डर को चेंज करके कहता कि हम किस तरह से मूड्स चेंज कर लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्लोज, जिसमें एक सिंगल क्लोज पाई जाती है। ये बात हो चुकी है कि क्लोज है क्या, जिसकी अपीयरेंस एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, यानी एक डूअर या बियर हो और साथ उसकी डूइंग या बीइंग हो। उस सूरत में हम कहते हैं कि ये एक सिंपल एक क्लोज बन जाती है। और अगर एक ही क्लोज हो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन उस क्लोज का बगैर किसी कंजंक्शन के यूज होना, बगैर किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूज होना वो जरूरी है। ये नहीं है कि कोई भी क्लोज हो हम कहेंगे ये भी सेंटेंस बन गया। अगर वो डिपेंडेंट क्लोज है तो सेंटेंस नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट क्लोज हो तो सेंटेंस बनेगा। Then a clause and therefore the sentence may or may not have an object. कंडीशंस वही हैं कि सब्जेक्ट हो और उसके साथ प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट के बाद उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों कि वर्ब्स ट्रांसिटिव या इनट्रांसिटिव होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब डिमांड करता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। अगर वर्ब आपने इनट्रांसिटिव यूज कर लिया उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। अब देखें एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट एंड नो ऑब्जेक्ट। शी इज रीडिंग अ बुक। ये रीडिंग जो है फर्स्ट सेंटेंस में ये ट्रांसिटिव वर्ब यूज हुआ है। शी इज रीडिंग व्हाट। अब वहां पे हम बताना चाह रहे हैं कि एक बुक है जो वो पढ़ रही है लेकिन दूसरा है नो ऑब्जेक्ट, शी इज रीडिंग। अब हमारा कंसर्न इस चीज का नहीं है कि वो क्या पढ़ रही है, बस ये असल में हम देखना चाह रहे हैं कि वो खेल रही है या पढ़ रही है। हम बता रहे हैं शी इज रीडिंग, खेल नहीं रही बल्कि पढ़ रही है। ये एक इंटरेस्टिंग वर्ब है। अब फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट है SVO, जो अभी मैंने कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो तो ये सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। A verb with an object is called a transitive verb, whereas one without an object is called an intransitive verb. First वाला transitive verb, second वाला intransitive verb. Many verbs may be either transitive or intransitive. बहुत सारे verbs ऐसे हैं कि वो दोनों ही रोल्स प्ले कर जाते हैं। जैसे रीड है, किसी वर्ब को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, उसका यूज ही बताएगा कि आपने ट्रांसिटिवली उसको यूज किया या इंट्रांसिटिव। देखिए स्पीक है, जैसे स्पीक बोलना, आप कहते हैं कि माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश, माय फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश, मेरा दोस्त इंग्लिश बोल सकता है। लेकिन अब यही बात किसी छोटे बच्चे के बारे में होती है या किसी पेशेंट के बारे में होती है। चले पेशेंट है कोई, अब वो क्या हुआ तो वो इतना वीक हो गया उसने बोलना भी छोड़ दी, लेकिन ट्रीटमेंट हुई, चलते चलते वो कुछ इंप्रूव करना शुरू किया। आप कहते हैं कि नाउ ही कैन स्पीक। अब यहाँ ये हमारा कंसर्न नहीं है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है जी, क्या बोलता है, ये नहीं, बल्कि क्या है कि वो बोलता है बस। तो स्पीक जो है इस तरह से हम यूज कर रहे हैं इंट्रांसिटिव। तो ऐसे वर्ब्स जो ट्रांसिटिवली भी यूज हो जाएं और इंट्रांसिटिवली भी यूज हो जाएं, उनके लिए एक टर्म है, उन्हें हम कहते हैं एम्बिट्रांसिटिव। एम्बिट्रांसिटिव वर्ब वो है जो दोनों तरह से यूज हो जाए। जैसे अभी रीड था, तो रीड को हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अभी फिर स्पीक की एग्जांपल दी आपको मैंने, स्पीक को भी आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। प्ले है, दोनों तरह से यूज हो जाएगा कि आप किस तरह यूज करते हैं। एक है कि आप कहते हैं आई वॉज स्टडिंग बट माई यंगर ब्रदर वॉज प्लेइंग। अब ये नहीं है कि वो क्या गेम खेलता है, वो कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये है कि कर क्या रहा है, कि वो पढ़ नहीं रहा, खेल में मसरूफ है। तो इस तरह से जो वर्ब्स जो ट्रांसिटिवली भी यूज हो जाए, इंट्रांसिटिवली भी यूज हो जाए, उन्हें हम कहते हैं एम्बिट्रांसिटिव वर्ब्स। Then many verbs may be either transitive or intransitive. Then next है the order of words in sentences. अब ये जो वर्ड ऑर्डर होता है यही असल में सिंटेक्स है, is very important in English. Changing word order can change the whole meaning of a sentence. अगर किसी वर्ड के ऑर्डर को चेंज कर दें
तो वो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। एक है कि मीनिंग सिर्फ इस सेंस में कि मीनिंग कि उसकी क्या सेंस उसने कन्वे की, एक है कि मूड की सेंस में भी चेंज हो जाए, जैसे पीछे हमने पढ़ा था अभी कि हमने इज को अली से पहले यूज करके डिक्लेरेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव मूड से इंट्रोगेटिव मूड, वो हमने बना दिया। एक है सिर्फ मीनिंग भी चेंज हो जाए, वो कैसे है कि आप कहते हैं द मैन इज चेसिंग द डॉग। अब आपने क्या किया कि वही वर्ड्स उठा के इधर लगा दिए, यहां से उठा के एंड पे लगा दिए, द डॉग इज चेसिंग द मैन। इससे क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। वर्ड्स वही आपके सारे के सारे, डॉग भी उसमें मौजूद है, दी है, इज है, चेसिंग है, ये वर्ड चेस है, चेस चेज नहीं है। और वो सारे वर्ड्स कंप्लीट होने के बावजूद आगे पीछे हुए, सिंटेक्स चेंज हुआ, वर्ड ऑर्डर चेंज हुआ, मीनिंग चेंज हो गया। Then different moods are often achieved by changing the order of the parts of the sentence. अब डिफरेंट मूड्स उसने कहा कि आप किस तरह चेंज कर ले, जिसका मीनिंग चेंज कर ले उसका मूड भी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें मूड कैसे चेंज किया आपने। आपने डिक्लेरेटिव से इंटरप्रेटिव में कैसे जाना है, आई एम वॉकिंग, इसमें से आपने एम स्टार्ट में लगा दिया और आई बाद में लगा दिया, वॉकिंग वहीं पे है, आई एम को एम आई कर दिया, तो डिक्लेरेटिव से इंट्रोगेटिव मूड बन गया। तो इस तरह से सिंटेक्स के चेंज होने से मीनिंग्स और मूड्स चेंज होते रहते हैं। दैट्स इट, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के बारे में जो शुरू से हमने पढ़ा हुआ है, कोई आपके क्वेश्चंस हो वो कर लें, या कल कोई प्रोनाउंसिएशन की बात भी हुई थी वो करना चाहें वो भी कर लें। एनी क्वेश्चंस दैट यू पीपल हैव? यस। और इससे हटके भी अगर कोई इंग्लिश का कोई और वैसे कोई जनरल क्वेश्चंस हैं मीनिंग से हटके, वो मीनिंग जो है कोई टेक्निकलिटी नहीं होती, मीनिंग को आप डिक्शनरी में से भी देख सकते हैं। असल होता है कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करना। ये सरमगान सर हम आईएनजी के साथ भी सेंटेंस का स्टार्ट कर सकते हैं ना? स्टार्ट, हम्म, हाँ जी स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ आईएनजी नहीं, मतलब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा के। एक्चुअली ये आगे हमने पढ़ना है अभी कि कुछ होते हैं वर्ब्स, कुछ होते हैं वर्बल्स। वर्बल्स में हम आईएनजी लगा के उनको जेरेंड या पार्टिसिपल बना देते हैं, वहां से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। अब देखें, आप कहते हैं कि रेजिंग हैंड वाज ऑफ नो यूज, हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं हुआ। रेजिंग आईएनजी वाली से स्टार्ट किया ना आपने, गॉट इट? हाँ जी हाँ, इस तरह हो सकता है। सर, जिसका सेंटेंस हो जाए ना जी रिस्पॉन्स। जी जी, अगेन अगेन प्लीज, क्या कहा आपने? सर जैसे एक सेंटेंस शुरू हो सकता है ना, हैविंग विद नो रिस्पॉन्स, दे Having no शटेड मी response. आउट। हाँ ठीक है, ठीक है, हो सकता है। ठीक हो गया, यस, थैंक यू। वेलकम। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी का क्वेश्चन कोई? यस प्लीज, तनवीर। यस यस सर। सर ये मूड के नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट की, अगर वो भी आप करवा दें तो। मूड के नीचे इससे यस आगे? सर, इधर बुक में तो दी हुई है सर, अच्छा नोट्स जी। चलें, वो मैं इधर से देख लेता हूँ, बुक पड़ी हुई है, अभी चेक कर लेते हैं। Okay, the following examples are given to illustrate other parts of a sentence. ये parts of sentence है ना, ये तो हमने पहले भी पढ़े हुए पीछे, क्योंकि यहाँ तो बात एक्चुअली हम सिंटेक्स ही कर रहे थे, इस वजह से ये फिर ड्रॉप कर दी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे उसने ये कहा कि कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो अभी बात हुई थी इसकी कि जहाँ पे आप बीइंग वर्ब को मेन वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, बीइंग वर्ब्स, उस सूरत में जो बाद में आप कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज करेंगे वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। अगर हम कोई डूइंग वर्ब यूज करें
वो व्हाट या हु का आंसर डिमांड करे, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर बीइंग वर्ब, इज, एम, आर वगैरह वर्ब्स यूज करते हैं, अगर वो आ जाएं और उनके बाद व्हाट या हु का आंसर डिमांड किया जाए, अब वो किस तरह से होता है? आपने कहा कि माय फ्रेंड इज, किसने पूछा व्हाट का आपने कहा एंग्री। अब ये एंग्री एक कॉम्प्लीमेंट है, वही कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे हमने यूज किया एंड पे। द मील वॉज डिलिशियस, द मील वॉज व्हाट, डिलिशियस। फिर द मैन वॉज व्हाट, वेरी टॉल, वेरी टॉल, ये हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया। तो अगर नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अगर इनसे हट के कोई चीज आ जाए, वो एडवर्बियल बन जाएगी। जैसे इट स्नोड। अब ये आगे जो है व्हाट या हु का आंसर नहीं है, बल्कि ये आंसर है हाउ का। देखें, इट स्नोड, बर्फबारी हुई, कैसे? हैवीली। अब ये हैवीली जो हमने यूज किया और उसके साथ फिर इन द विंटर, ये सारा उसी का पार्ट समझा जाएगा, क्योंकि ये वर्ब का पार्ट तो है नहीं, एडवर्बियल हम यूज कर रहे हैं। Yes, got it? Yes, any more questions? Aslan, yes. Yes, please. सर आज के लेक्चर के अलावा सर एक क्वेश्चन है जी, सर। जी, जी, अगर मैं इस तरह बोलूं कि मतलब योर टीचिंग मेथड इज सो गुड, और फिर ऐसे कहूं कि योर टीचिंग मेथड इज वेरी गुड, तो सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सो एंड वेरी सो? Yes. When you are speaking, while speaking, you can say your style is so good. ये ओरल कम्युनिकेशन जितनी है ना, ये उसमें इनफॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, इसमें सो का यूज ठीक है। लेकिन रिटन में ये सो का यूज यहाँ पे ठीक नहीं होगा, यहाँ वेरी यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि दिस बैट इज सो गुड, ये ठीक है, आप स्पोकन में यूज कर लें, कोई हर्ज नहीं। रिटन में अगर आप ये करेंगे ना कि दिस बैट इज सो गुड, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब रिटन की फॉर्मेलिटी ये है कि अगर आप सो कहेंगे तो उसके साथ बताना पड़ेगा कितना। दिस बैट इज सो गुड दैट आई वांट टू परचेस इट, इतना अच्छा है कि मैं खरीदना चाहता हूँ। ये रिटन में ये वाला सो अलाउड है, वो वाला सो अलाउड नहीं है। ओके, थैंक यू। यस निम्रा, यस प्लीज स्पीक। सर, जो कल के लेक्चर था उसमें आपने ना कंपाउंड सेंटेंसेस समझाए थे, तो ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो ना मैंने एक जगह पढ़ा था जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं और उनके अंदर कोमा भी आता है, मगर यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बुक पे जो है। ठीक है, ये एक्चुअली कंडीशन नहीं है जो आपने बताई है ना, वो कंडीशन नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि ऐसा हो सकता है, वो भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। ये देखिए कि if you study hard, you will succeed. अब ये है एक डिपेंडेंट क्लोज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लोज हमने बाद में यूज की, डिपेंडेंट क्लोज पहले यूज की। और रूल ये है, अगर डिपेंडेंट क्लोज को आप पहले यूज करेंगे तो फिर आप कॉमा भी यूज करेंगे अगर डिपेंडेंट क्लोज पहले आएगी। इसी सेंटेंस को हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उस सूरत में कॉमा नहीं होगा। यू विल सक्सीड इफ यू स्टडी हार्ड। इसमें कॉमा नहीं है ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें इंडिपेंडेंट पहले आई, उसमें डिपेंडेंट पहले आ गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से लिखे जा सकते। यस, नेक्स्ट। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? देयर मे बी एनी क्वेश्चंस अबाउट प्रोनाउंसिएशन टर्म्स एज वेल। कल हमने कोई आर की भी बात की थी, ए एन की, वी की, रा की बात, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। यस अरसलान। सर आर में सर कंफ्यूजन थी, वो सर आवाज का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से सर वो बता दें थोड़ा सा। अच्छा, क्या उसमें क्या पूछना आपने? बिल्कुल नहीं समझ आई थी सर। वो
सर थोड़ी आवाज सर कट के आ रही थी तो ठीक से सर समझ। ओके ओके, आई रिपीट इट। आर के बारे में हमने ये कहा था कि आर के बाद ये देखिए आर प्लस वॉल साउंड, अगर आर के बाद कोई वॉल साउंड हो उस सूरत में आर को हमने प्रोनाउंस करना है, आर प्रोनाउंस्ड होगा उस सूरत में। लेकिन आर प्लस कॉन्सोनेंट सॉरी yes R plus consonant sound स्लैश नो साउंड, इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आए या कोई साउंड ना आए उस सूरत में R साइलेंट होगा। अब इन दोनों की एग्जांपल्स देखें। R के बाद वॉल साउंड कैसे आ जाती है? सिंपली RAT रैट, यानी र और ट इन साउंड्स को ज्वाइन करने के लिए सेंटर में ए की साउंड जो वो वॉल साउंड है उस वजह से आर को हम प्रोनाउंस करेंगे। ये देखिए RAT रैट। और दूसरा क्या है, एक बात ये भी हुई थी कल कि अगर आर के बाद वॉल लेटर हो लेकिन उसकी साउंड ना हो उसको हम आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्यों कि आप देखेंगे अगर आप इसको जो कुछ प्रोनाउंस किया जाता है तो आर को प्रोनाउंस कर लें, आप कहते हैं केयर। अब केयर आपने कहा तो ई की तो कोई साउंड नहीं है उसमें, वो तो आर पे खत्म हो गई साउंड आपकी। या तो ये ऐसे होता है केरी या के रे आप कहते हैं इसको, जैसा कैफे हम प्रोनाउंस करते हैं, ई की तो साउंड ही कोई नहीं है। इस वजह से यहां भी आर साइलेंट है, आर की कोई साउंड नहीं है इसमें। लेकिन वॉल साउंड हो, वॉल लेटर का कोई एतबार नहीं है, वॉल साउंड का होना जरूरी है। फिर CARD, इसमें आर के बाद आप देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉल साउंड नहीं है। कार्ड, इसमें भी आर की कोई साउंड नहीं है। फिर PARK, इसमें क साउंड है, क साउंड। आर की यहां भी कोई साउंड नहीं है कि क्योंकि हम अलिफ की साउंड को वॉल साउंड समझते हैं, वो यहां भी नहीं है। तो ये पाक। और समटाइम्स ये होता है कि वॉल लेटर तो नहीं होता, वॉल साउंड होती है, जैसे कैरी। अब ये ई साउंड एंड पे मौजूद है, वॉल लेटर नहीं है, इसको हम प्रोनाउंस करें, ये कैरी बन जाएगा, CARRY कैरी। इस तरह से हम, और एक बात और भी याद रखें, समटाइम्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे कोई वॉल साउंड नहीं होती, लेकिन सेंटेंस में हम उन्हें यूज करते हुए या किसी फ्रेज में या किसी कंपाउंड में देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड वॉल लेटर से, वॉल साउंड से स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त में आर को प्रोनाउंस करेंगे। ये देखिए CAR का, आपने कहा कि दिस इज अ न्यू कार, आर साइलेंट है इसमें, लेकिन अब कार को आपने यहां यूज कर दिया। इस सूरत में देखें कि अब चूंकि हम स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स कहते हैं जो कुछ हम बोलते हैं अपनी स्पीच को, अब अगर हम कहते हैं का, दिस इज अ न्यू का, इसमें आर साइलेंट था, लेकिन अब जब हम बोलेंगे तो इन वर्ड्स ने तो आपस में ज्वाइन होना है, अब इसकी वजह से आर भी प्रोनाउंस्ड होगा। द कार इज ब्लैक, अब इस तरह इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, इसको लिंकिंग आर कहा जाता है, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। यस तनवीर, थैंक यू सर। वेलकम। यस तनवीर, योर क्वेश्चन प्लीज। यस सर। सर ऐसे टी के बारे में बताते हैं, जैसे कि गोर में हम कहते हैं ना, वो गोर में, लेकिन लिखा वो गोरमेट लिखा होता है। जी जी, ये एक्चुअली ये वर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज का। फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे लेटर्स हैं जब यूज होते हैं एंड पे तो साइलेंट हो जाते हैं, जिनमें Z लिखा हो तो वो भी साइलेंट है, और T लिखा हो वो भी साइलेंट है, S लिखा हो वो भी साइलेंट है। इसलिए ना ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, उसमें इसको गो में प्रोनाउंस किया जाता है, T साइलेंट है उसमें। यस, एनी मोर क्वेश्चंस?
Yes, Arslan. Yes, speak please. सर ये जिस तरह आपने आर का बताया कि इसका ये रूल है कि मतलब ये यहाँ पे साइलेंट होगा और यहाँ पे प्रोनाउंस होगा, तो इसी तरह सर टी का भी कोई रूल है इसमें? टी का नहीं, टी तो मैंने बताया ये फाइनल टी जो फ्रेंच में साइलेंट होता है, इंग्लिश की जो अपनी टी वो ऐसा हो जाता है कि ये देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसमें, टी और डी अगर ये दो कॉन्सोनेंट्स के सेंटर में आ जाएं फिर हम प्रोनाउंस करते हुए इनको ड्रॉप कर देते हैं। टी और डी दो कॉन्सोनेंट्स के सेंटर में, किस तरह से, ये देखिए यहाँ आर की भी समझ आ जाएगी आपको। ये देखें डी, एक इससे पहले ये भी कॉन्सोनेंट है, एन ये भी कॉन्सोनेंट है, इस डी को आप ड्रॉप कर सकते हैं प्रोनाउंस करते हुए लैंडमार्क, लैंडमार्क कहने की जरूरत नहीं है, लैंडमार्क ये आप ड्रॉप कर सकते हैं। फिर देखें इसमें भी आर की साउंड देखिएगा कि एंड पे, क्योंकि एंड पे है ये तो साइलेंट हो जाना है, और इधर ये भी कॉन्सोनेंट ये भी कॉन्सोनेंट, सेंटर में आ गया टी, पोस्ट मास्टर। ये वाला टी क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं कि इसके बाद वाउल साउंड है, इसमें दोनों ही एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स थे, वहां पे एक कॉन्सोनेंट है यहाँ पे वाउल है, तो ये वाला टी आप ड्रॉप कर सकते हैं पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, ये आप इस तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। यस सोनाल। ऑटम है, इसमें एन साइलेंट क्यों है? सॉरी क्योंकि वर्ड ऑटम है ना उसमें सदा। किसमें आपकी आवाज ऑटम स्पेल करें जरा। AUTUMN, इसमें एन साइलेंट क्यों है? हाँ, एम एन पे जितने भी वर्ड्स खत्म होंगे उनमें आप एम तक उसको प्रोनाउंस करते हैं, एन साइलेंट ही होता है जितने भी आएंगे, ये सिर्फ ऑटम ही नहीं है, ये भी आपने देखा होगा DAMN डैम, इसमें साइलेंट है। एम एन पे जो वर्ड्स खत्म होंगे उनमें एन को हम साइलेंट रखते हैं, प्रोनाउंस नहीं करते। जी सर, जी सर, थैंक यू। वेलकम। यस सेम वर्ड है ना, एम के आगे एन भी आना, तो जिन्ने भी ऐसे वर्ड आएंगे ना एन साइलेंट। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।